नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में जातीय गणना करवाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। अब इसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि देश में जातीय गणना कराए जाएं, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाएं। अब इस पर चर्चा का बाजार गर्म है कि आखिर चिराग पासवान अभी जातीय गणना हुई भी नहीं, उससे पहले इस तरह के राग क्यों अलाप रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर चिराग पासवान की मंशा क्या है, दाल में काला क्या है। सर देखिए, चिराग पासवान क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मतलब आश्चर्य लगता है कि रामविलास पासवान जी के बेटे हैं और इस तरह के बयान देते हैं। कैबिनेट मंत्री हैं, बातें तो उन्हें कैबिनेट में रखनी चाहिए थी। सार्वजनिक कैबिनेट की बातें तो सार्वजनिक नहीं कर, कैबिनेट में ही ये बातें रखती कि भाई ये गलत निर्णय है, इससे विद्वेष फैलेगा, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कैबिनेट में नहीं रखा उन्होंने, कैबिनेट में चुपचाप, चूंकि मंत्री पद पर है तो इसलिए जो निर्णय हुआ थोपा गया, उसको स्वीकार किया, साइन किया। और अब वो बोल रहे हैं कि सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। तो क्यों सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? अगर समाज में विद्वेष फैलता है तो इससे पहले केवल आम लोगों की, अति पिछड़ी जातियाँ और अग्रणी जातियों का आंकड़ा नहीं लाया जाता है, लेकिन दलितों का तो आंकड़ा हर बार सार्वजनिक होता है। बिल्कुल, वो तो कितने परसेंट दलित हैं, उनकी गिनती तो होती है। कहाँ दलित समाज में सामाजिक विद्वेष फैला आज तक तो कभी नहीं फैला। तो उनको चाहिए कि भाई जो दलित समाज का भी आंकड़ा जारी होता है वो भी सार्वजनिक ना हो, उससे समाज में विद्वेष फैलेगा। वो दलित होने का जो फायदा उठा रहे हैं, आज सांसद बन रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। तो उनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहता है। वो क्या बोलेंगे क्या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो मन में आता है, मुझे लगता है कि वो हमेशा ऑर्गन बनते हैं, इस्तेमाल होने की वस्तु बनकर रह गए हैं। वो इस्तेमाल किए जाते हैं, अपना उनका कोई एजेंडा नहीं है। वो किसी पार्टी विशेष के इस्तेमाल की वस्तु बन गए हैं। 20 के चुनाव में भी लीजिए, उन्हें वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया नीतीश कुमार के खिलाफ। आज फिर उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। नहीं तो एक कैबिनेट मंत्री बोले कि भाई ये नहीं होना चाहिए। अरे वाह, भारत सरकार के मंत्री हैं, अगले कैबिनेट में आप इस बात को रखिए। सार्वजनिक बोलने तो ये तो टोटल एक मतलब बयानबाजी है, राजनीतिक विद्वेष फैलाने के लिए। मतलब एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो। जी संतोष जी, आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान खुद नहीं बोल रहे, वो किसी के इशारे पे इस तरह के बयान दे रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ है कि आंकड़े प्रकाशित होंगे तो बहुत जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से ये मैंने कहा ना कि अगर उनको कुछ भी कहना होता तो कैबिनेट में कहते हैं, और सार्वजनिक क्यों ना हो भाई। आप हजारों वर्षों से शोषण करते आए हैं पिछड़ों दलितों का, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, जाति व्यवस्था के नाम पर आप उनको दबा कर रखा। मतलब कुर्सी पर बैठने नहीं देते। 90 के पहले की स्थिति क्या थी बिहार की और देश की? मतलब दलित पिछड़ों को कुर्सी पर छोड़ दीजिए, मतलब जमीन मतलब चौकी पर नहीं बैठने दिया जाता था, जमीन पर बैठने की इजाज़त थी। आप चले जाइए मोकामा, बेगूसराय, आप कहीं भी किसी भी एरिया में, बक्सर, आरा, सवर्ण बहुल इलाकों में, मतलब कहीं भी चले जाइए सवर्ण बहुल इलाके में, दलित की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब इतने वर्षों के बाद भी दलित समाज आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। और पिछड़ी जातियों की जो स्थिति थी, पिछड़ी जातियाँ जो उसमें अब अति पिछड़ी जातियाँ हैं, उनकी स्थिति भी बद से बदतर थी। मतलब दलितों को मंदिर में पूजा तक नहीं करने दिया जाता, कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, चापाकल नहीं छूने दिया जाता था, दरवाजे के आंगन के सामने से नहीं गुजरने दिया जाता था।
दक्षिणवाड़ी टोला बसाया जाता था कि उनकी उधर से हवा नहीं आएगी तो मतलब दक्षिणवाड़ी टोला से हवा इधर नहीं आए, उधर से हवा आएगी तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। ये मानसिकता थी लोगों की। और चिराग पासवान एक दलित नेता होकर इस तरह की बात करते हैं कि भाई सार्वजनिक क्यों ना हो, सार्वजनिक सबको हक मिलना चाहिए, संविधान क्यों एक ना है हो हमारा। सार्वजनिक, ये तो वो बता रहे हैं कि इससे समाज में नफरत फैलेगा, देखिए, मैंने कहा ना कि- वैमनस्यता फैलेगा, लेकिन उसकी अच्छाइयों के बारे में वो नहीं बता पा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, समाज में जब नफरत फैलेगी तो आप कैबिनेट में बोलिए ना कि दलितों का जो होता है उसको भी सार्वजनिक नहीं किया जाए। और जो आप हमारे नेता हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या उससे समाज में नफरत नहीं फैलती है? क्यों गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में हिंदू मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो क्या उससे नफरत नहीं फैल रही है? तो उन्हें तो मंत्रिमंडल से सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। तो इस तरह की बात केवल पॉलिटिकल स्टंट है, बयानबाजी है, वेपन के रूप में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और जहाँ तक सार्वजनिक होने की बात है तो आप जान लीजिए, यह आंकड़ा सार्वजनिक होता तो एक क्रांति आएगी देश में। जी जी जो 90 के दशक में बिहार में लालू प्रसाद ने, यूपी में मुलायम सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, देवीलाल ने, पूरे शरद यादव ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने, नीतीश कुमार ने पूरे देश में एक सामाजिक क्रांति लाई थी। 77 में इसकी शुरुआत हुई थी और 90 में जब सरकार बनी 89 में, तो एक सामाजिक क्रांति आई और उसमें पिछड़ी जातियों को मंडल कमीशन लागू हुआ और 27% आरक्षण मिला। जो सामाजिक क्रांति के कारण आज पिछड़ा समाज भी आगे बढ़ा है, अति पिछड़ा भी आगे बढ़ा है, दलित समाज भी एक खास वर्ग है जो जातीय गणना के केंद्र सरकार के फैसले के बाद इस बात को लेकर अभी से मुहिम चला रहा है कि इसे में एक अड़ंगा कैसे लटकाया जाए। और ख़ास करके कहा जा रहा है कि अगर जातीय गणना हो जाता है उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50% का जो वारियर लगा रखा है वो भी टूट सकता है, वो भी टूटेगा। तो ऐसी स्थिति में उसी की एक आप भी कह रहे हैं कि वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो उसी की एक पहल की कोशिश है ये, उसकी शुरुआत दलित नेता से करवाई जा रही है। देखिए, मैंने कहा ना, ये इस्तेमाल होने की चिराग पासवान इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है जातीय जनगणना, तो ये आज पहली बार की बात नहीं है, हजारों वर्षों से ये हो रहा है। वर्ण व्यवस्था क्यों लागू हुआ? भाई, क्षत्रिय अगर जुर्म करे तो उससे सजा नहीं। रामायण महाभारत काल की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी। अगर लोग बोलते हैं कि रामायण महाभारत अगर सही घटना है तो उसी की मैं बात करता हूँ। महाभारत काल हो, रामायण का काल हो, उसमें भाई ब्राह्मण अगर कोई अपराध करता है तो उसे वो दंड नहीं मिलेगा, क्षत्रिय अपराध करेगा तो उसे दंड नहीं मिलेगा, दलित अगर अपराध छोटा सा भी अपराध करते हो तो उसे दंड मिलेगा। ये शुरू से है, वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी बिल्कुल कि एक ब्राह्मण जिसे कुछ नहीं आता है, काला अक्षर भैंस बराबर, वो पूजनीय होगा। ब्राह्मण अगर चोर भी है तो वो पूजनीय कैसे हो जाएगा? क्षत्रिय अगर अपराधी है, किसी की हत्या कर देगा तो वो क्षत्रिय कैसे होगा? और दलित कोई जुर्म ना करे तो फिर भी उसे सजा। अछूत कैसे? भाई, सब तो माँ के पेट से ही जन्म लेते हैं, तो उसे अछूत का दर्जा क्यों दिया गया? ये वर्षों से, रामायण महाभारत काल से, हजारों वर्षों से, मतलब वर्ण व्यवस्था के नाम पर बांटकर, अब जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 75 साल पहले आरक्षण दिया, अब जब लोग पढ़ने लिखने लगे, तो आप देखते होंगे जब पढ़ने लिखने लगे और सामाजिक क्रांति आई, लोग अपने अधिकार की बात करने लगे, जाति धर्म से ऊपर उठने लगे और मुद्दा उठाने लगे, तो आप देख रहे होंगे कि हाल के वर्षों में, इधर 10-15 वर्षों से धर्म का एजेंडा चला है। बिल्कुल। पहले लोग जाति पर एजेंडा करते थे, अब बोलते हैं जाति नहीं, जाति पाति से समाज को नुकसान होता है। वही बात चिराग पासवान बोल रहे हैं। आज से चिराग पासवान के पिताजी अच्छी तरह से बोलते थे कि कोई हिंदू धर्म नहीं है। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है जी कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। आप रामायण महाभारत वेद पुराण किसी भी चीज़ में आप बता दीजिए कि हिंदू धर्म का जिक्र है, कहीं नहीं है। तो आज हिंदू धर्म के नाम पर, मतलब अपनी सत्ता बचाने के लिए, ये जो वर्ण व्यवस्था लगाई थी, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, ये केवल अपनी तानाशाही चलाने के लिए आज धर्म का आड़ ले रहे हैं, धर्म का एजेंडा चला रहे हैं। आप जान लीजिए भाई, नौकरियों में आप देख लीजिए,
भाई जो भी नौकरी आप दलितों को आरक्षण मिला, मतलब उस पर किसका कब्जा है? न्यायपालिका पे किसका कब्जा है? जर्नलिज्म पर किसका कब्जा है? जी जी बिल्कुल। मतलब जो भी स्तंभ है सब जगह किसका कब्जा है? लोकतंत्र के चारों स्तंभ पे कब्जा है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ पर किसका कब्जा है? और आप दलित समाज, पिछड़े समाज की देने की कुछ बात होती है, तो अगर देने की बात आती हो तो भाई वही चारों स्तंभ मिलकर उसको रोकने का प्रयास करता है। कभी मीडिया के माध्यम से गलत तथ्य दे करके लोगों को भ्रमित किया जाता है। मीडिया से नहीं होता है तो नौकरशाह उसमें अरंगा लगाते हैं फाइलों में। जब नौकरशाह का अरंगा भी खत्म हो जाता है तो न्यायपालिका में जाता है और न्यायपालिका से रोक लगा दी जाती है। वहाँ से भी नहीं होता तो पार्लियामेंट में फिर एजेंडा को भटका दिया जाता है। तो चारों तंत्र जो है लोकतंत्र के स्तंभ, सब जगह दलित और पिछड़ों का शोषण हुआ है शुरू से, और आज फिर वही शोषण की तैयारी हो रही है। इस पर सभी को सोचना होगा। आज एजुकेशन की बात कोई नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि एजुकेशन अगर होता है, जी लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो धर्म की बात नहीं करेंगे, मतलब भगवान की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। आज सही मायने में देखा जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही भगवान है। उन्होंने जो स्थान दिया भीमराव अंबेडकर के कारण ही आज दलित समुदाय, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे दलित समुदाय के IAS हो, IPS हो, BDO हो, CO हो, DSP हो, थानेदार हो, जो जॉब कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज दलित समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं और शीर्ष पदों पर जा रहे हैं, न्यायपालिका में जा रहे हैं, जज बन रहे हैं। अभी भी अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन लोअर कोर्ट में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि लोगों ने स्थान पाया है और अपने समाज के हक में निर्णय ले रहे हैं। नहीं तो एक तरफा निर्णय लिया जाता रहा है हमेशा। बिल्कुल। तो चिराग पासवान भले ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, बड़े मिसाल दे रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि वे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वे किसी और की जुबान बोल रहे हैं जो कम से कम दलितों, अति पिछड़ों के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।